हेलो एवरीवन। आज हम ग्रेजुएशन की सेकेंड सेमेस्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट पेपर है उसके फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है गॉस लॉ, उसका स्टेटमेंट एंड प्रूव करेंगे। क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चों के लिए समझ से परे हो जाता है, जैसे कि वो लोग समझ नहीं पाते। तो आज हम इसको सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करते हैं। और सारे कोर्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बस पर्टिकुलर यूनिट का पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो जैसे कि आज हम शुरू करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, चलो। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या गॉस लॉ क्यों पढ़ेंगे हम? देखो, गॉस लॉ बोलता है कि अगर एक चार्ज किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर है, अगर एक चार्ज किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर है, देन उस सरफेस से उस चार्ज की वजह से जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसका वैल्यू कितना होगा? 1/एप्सिलॉन टाइम्स वो पर्टिकुलर चार्ज। समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? मैथमेटिकली जब मैं लिखूंगा बहुत इजीली तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं क्या थियोरिटिकली बोला ना, तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। देखो, गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e over a closed surface is 1 by epsilon times the total charge q enclosed within the surface। मतलब किसी एक सरफेस में, जैसे कि ये पेंटम है, ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने यहां पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इस सरफेस से इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स क्रॉस करेगा, नॉर्मली जो फ्लक्स क्रॉस करेगा, वो निकालने के लिए गॉस लॉ क्या बोल रखा है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ये चार्ज की वैल्यू, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ये चार्ज की वैल्यू यहां पे जो है। ठीक है ना? लेकिन हमें पहले से एक फॉर्मूला मालूम है फ्लक्स का, क्या होता है? फाई इक्वल टू, एक मिनट, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। यही पता है कि नहीं? लेकिन फिर और एक फॉर्मूला क्यों? और एक फॉर्मूला क्यों? क्योंकि देखो, गॉस लॉ की वजह से तुम ना बस एक सरफेस में कौन से ऐसे चार्ज है, जैसे क्यू हो गया, Q2, Q3, Q4, ऐसे को कितने चार्जेस है उसको देख के ही तुम बता पाओगे कि फ्लक्स कितना है उसका। अगर ये गॉस लॉ नहीं होता तो तुम्हें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी, और डीएस क्या है? सरफेस। देखो, दोनों का इंटीग्रेशन निकालना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें गॉस लॉ मालूम है, बस एक सरफेस में कितना कितना चार्ज है, टोटल चार्ज निकाल लो, डिवाइड में एप्सिलॉन कर लो, हमें फ्लक्स निकल जा रहा है। बहुत सिंपल हो गया कि नहीं? बहुत सिंपल हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। इसी वजह से हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, खाली ऐसे ही सिलेबस में है इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? उसका रीजन है, वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं कुछ कैलकुलेशन को, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। और एक बार रिपीट करूं, देखो, पहले हमें पता था फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है कि नहीं? तुम पढ़ चुके हो, मालूम है ये चीज। लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक सरफेस में फ्लक्स कैसे निकालेंगे? जितना चार्ज है, Q1, Q2, Q3, जितना चार्ज है उसको बस देख के ही हम निकाल पाएंगे उसमें फ्लक्स कितना है कि नहीं? बहुत सिंप्लीफाइड वे में हो गया कि नहीं? इसी वजह से हम गॉस लॉ को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूले से क्या हो रहा था? हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना पड़ता है, उस सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। इसी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाला गया किसके द्वारा? गॉस के लॉ द्वारा। तो चलिए जानते हैं ये क्यों, कैसे डिराइव हुआ है। अभी तो पता लग गया ना क्यों गॉस लॉ पढ़ रहे हैं? फिर मत बोलना कि सिलेबस में है सारी इसीलिए पढ़ रहे हैं, नहीं, इसका रीजन यही है। देखो, तो स्टेटमेंट बता दिया कि गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब फाई ई, ठीक है ना, ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। पहले फॉर्मूला क्या था? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए था। लेकिन अभी गॉस लॉ क्या बोल रहा है? टोटल क्यू जितना चार्ज है उसके बराबर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब
एक स्पेस में, पर्टिकुलर स्पेस में कितना इलेक्ट्रिसिटी वो मतलब अलाउ करेगा एक साइड से दूसरे तरफ जाने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिटिविटी, परमिट दे रहा है ना, परमिटिविटी परमिट दे रहा है, मतलब एक सरफेस है जिस इसका एप्सिलॉन क्या शो करेगा, इससे एक साइड से दूसरे साइड कितने इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इसको दर्शाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी, कितना परमिट दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, समझे, ऐसा समझ सकते हो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो अभी फ्लक्स हो गया क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकली, इसको लिख लेना, ये पहले तुम पढ़ चुके हो, और ये हो गया हमारा फाइनल गॉस लॉ। ओके, लेकिन सर गॉस लॉ ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ा लिया, मैथमेटिकल टर्म बोल लिया, लेकिन ये यूज कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है, हमें तो नहीं पता। देखो, ये अभी तुम्हें मालूम नहीं होगा, जब तुम बाद में कभी अगर साइंटिस्ट के लाइन में जाओगे या फिर कुछ फिजिक्स के लाइन में अगर कुछ आगे करोगे, देन तुम्हें ये यूज होगा। कहाँ कहाँ, देखो, डिजाइनिंग कैपेसिटर्स, एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एग्जाम में मस्ट लिखना, लास्ट में लिख लेना इसको, क्या, उसका यूज करके ऐसे डॉट डॉट दे देना और ये सब लिख लेना। क्या क्या कैपेसिटर डिजाइन करने में यूज हो रहा है, एक सरफेस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा है वो जानने में यूज हो रहा है, एंड सेकेंड थर्ड वन क्या है, चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर क्या है वो भी जानने के लिए हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। क्या क्या हो गया, कैपेसिटर डिजाइन करने के लिए, कैपेसिटर डिजाइन करने के लिए, सेकंड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर जानने के लिए, थर्ड क्या हो गया, चार्ज का बिहेवियर जानने के लिए। बस खत्म, ये स्टेटमेंट हो गया, अभी प्रूफ बाकी है, ये बस स्टेटमेंट का पार्ट खत्म हुआ, इतना तुम्हें लिखना होगा। ये उसका डेफिनेशन है, ये उसका मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गॉस लॉ को, ये है उसका। ठीक है, अभी प्रूफ पे चलते हैं। देखो, प्रूफ को ना हम वो जो मतलब तुम्हारे लैंग्वेज पेपर में जैसे कि इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी ले लो या फिर अपने स्टेट बोर्ड का जो भी लैंग्वेज होता है उसमें जैसे ऐसे लिखते हो ना, ऐसे मतलब ESSAY, ऐसे ही नहीं, मतलब ऐसे जैसे लिखते हो पूरा पैराग्राफ वाइज, ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है ना। देखो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 दे के लिखो, तुम्हें मस्त समझ में आएगा, पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। देखो, मैं एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ तुम्हें बहुत सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और हाँ, अपने डेली लाइफ में फिजिक्स कैसे यूज होता है जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम ID को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फ्रीली है, पब्लिक अकाउंट है, मैसेज बिंदास कर सकते हो। अगर तुम्हें फिजिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है तो प्लीज़ विजिट माई प्रोफाइल, मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, चलो अभी फास्ट पॉइंट, अभी क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है ना, किसमें, एक क्लोज सरफेस में, तो ऑब्वियसली हमें क्लोज सरफेस चाहिए होगा। और फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होगा एक बार बताना। देखो, फ्लक्स ये है, किस में निकालना है, क्लोज सरफेस में निकालना है, और फाइनल आंसर क्या निकल रहा है, सरफेस में जो चार्ज है उसका डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन निकल रहा है। तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, एक रफ सरफेस चाहिए होगा, उसके अंदर एक हमें चार्ज चाहिए होगा, उसके अंदर एक हमें चार्ज चाहिए होगा, प्लस चार्ज। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको हम O डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये इरेगुलर शेप लिया क्योंकि अगर मैं सर्किल ले लेता तो तुम लोग समझते क्या, सर मतलब ये सर्किल के लिए सिर्फ ओबे कर रहा है। अगर मैं स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल ले लेता तो तुम समझते कि अच्छा ये रेक्टेंगल के लिए अलाउ हो रहा है। अगर मैं ट्रायंगल ले लेता तो तुम समझते कि अच्छा ये ट्रायंगल के लिए फॉलो कर रहा है। नहीं, ये किसी भी सरफेस के लिए फॉलो करेगा, इसी वजह से मैंने इरेगुलर सरफेस ले लिया, इसी वजह से मैंने इरेगुलर सरफेस ले लिया, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में भी ऐसा ही करना, इरेगुलर सरफेस ले लेना। ले लिया, उसमें एक चार्ज ऐड कर लिए जिसका वैल्यू कितना है, प्लस क्यू है। ओके, जैसे कि देखो मैं पढ़ दे रहा हूं, लेट ए चार्ज प्लस क्यू विच प्लेस्ड एट ओ में प्लेस कर दिया, अच्छा रख दिया उसको, विथ क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप एज शोन इन द फिगर, जैसे कि शो है, इरेगुलर सरफेस हो गया। समझ में आया ना वीडियो, बताना समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना क्लास, जल्दी से लाइक कर देना। चलो सेकेंड पॉइंट, ए पॉइंट P ऑन द सरफेस एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O, पॉइंट P ले रहे हैं एक सरफेस में, एक मिनट,
ये हो गया हमारा पॉइंट पी, ओके, पॉइंट पी, ठीक है ना। और ये जो ओ से इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, ओके, क्लियर, 2 पॉइंट खत्म। देन नाउ टेक ए स्मॉल एरिया ds अराउंड p। ये जो p है इसके अराउंड हमें एक एरिया लेना पड़ेगा, इसके अराउंड एक एरिया लेना पड़ेगा, जिसका एरिया कितना होगा, ds एरिया होगा, सरफेस एरिया ना, एस ले रहा हूं यार, सरफेस एरिया। ds अभी तो तुम समझना बाकी है क्या, 12 में नहीं पढ़े क्या, ds का मतलब क्या होता है। अरे ds मतलब हम जब स्मॉल एरिया लेंगे या फिर स्मॉल चीजों को कंसिडर करते हैं तो ds, dl, dx, dv ऐसा लिखते हैं। जैसे हम स्मॉल सरफेस को कंसिडर कर लेना तो उसके एरिया को क्या करेंगे यार, ds से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं, ओके, चलो 2 पॉइंट खत्म, मार डाले इसको। थर्ड पॉइंट, द नॉर्मल टू द सरफेस ds इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ds which makes an angle theta with the direction of electric field E along OP। अच्छा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा कि नहीं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा कि नहीं। ये प्लस चार्ज है ना, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं ई करके। एलोंग बोला है ना, देखो एलोंग ओपी मतलब ओ से पी के एलोंग ही ऐसे सीधा जा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। अच्छा ठीक है, चलो मैं अल अल मतलब दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूं इसको। ये एरो मार्क हो गया, ये हो गया डीपी, ओ सॉरी डीपी, ये क्यों होगा यार, ये पी होगा, अबे यार, चलो हो गया। अभी क्या हो रहा है, सरफेस ds द नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब ये सरफेस जो है उसके नॉर्मल क्या कौन सा हो गया, उससे उसका नॉर्मल मतलब उससे 90 डिग्री। देखो ऐसे ड्रॉ कर, ये ठीक हो जा रहा है क्यों यार, देखो ये हो गया उसका नॉर्मल 90 डिग्री, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एस वेक्टर करके, और ये हो गया डी वेक्टर, उसका नॉर्मल है ना तो एक डायरेक्शन होगा उसका, तो इसीलिए डी एस वेक्टर, खत्म। सरफेस एरिया जो एज्यूम किए हैं उसका सरफेस एरिया ds है, उसके जो नॉर्मल होगा उससे उसको रिप्रेजेंट कर लें ds वेक्टर से, खत्म हो गया, उसका एक कंपोनेंट निकल के आ गया, है कि नहीं। सरफेस का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेते हो बच्चा, तो हमेशा सरफेस का डायरेक्शन तो उसके नॉर्मल में लेते हो ना, एक सरफेस का डायरेक्शन उसके नॉर्मल में लेते हो ना, तो यहाँ पे भी वही तो किए, उसके नॉर्मल ले लिए। और ई कैसे जा रहा है, ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों बाहर की तरफ जा रहे हैं सर, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, अगर माइनस चार्ज होता देन अंदर आता, प्लस चार्ज है इसीलिए बाहर जा रहा है, समझ रहे हो ना, ऑल क्लियर, ठीक है। अभी 3 पॉइंट खत्म हो गया, अभी हो गया हमारा 4th पॉइंट। देखो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई आउटवर्ड थ्रो द एरिया ds इज गिवन बाय, देखो हमें पता है, पहले अभी तो तुम सिर्फ फॉर्मूले पढ़े हो ना, प्रूव नहीं किए, तो यहां पे तुम डी फाई ई के वैल्यू तुम क्यू बाय एप्सिलॉन नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि तुम प्रूव नहीं किए हो, तुम्हें अभी तुम पढ़े हो, सिर्फ देखे हो, उसमें तुम उसके थ्योरी के ऊपर, गॉस के थ्योरी के ऊपर तुम बस जाने हो, उसका प्रूफ नहीं निकाले, मतलब उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ है, बिलीव नहीं हुआ है तुम्हें, इसीलिए तो प्रूव कर रहे हो ना। थ्योरी देके तुम समझ आओ, मतलब बिलीव कर लोगे किसी को, किसी के थ्योरी सिर्फ देख के बिलीव कर लोगे बिना प्रूफ के, नहीं ना। जैसे कि तुम कुछ किसी को चूज करते हो अपने, उसको कुछ टाइम बिताते हो, उसके बाद उसके कारनामे जानते हो, कैसा मतलब क्या क्या चीज़ें अच्छा लगता है वो जानते हो, उसके बाद तो उसके ऊपर बिलीव करते हो ना, ठीक है। तो ये फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लिए, अच्छा ये है, उसके बाद प्रूफ करके देखते हैं, अगर प्रूफ हो गया देन बिलीव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए अभी तुम ये फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसके बदले भी एक फॉर्मूला है, क्या है, डी फाई ई इक्वल टू है ई डॉट डी एस, वेक्टर में है, डॉट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको अगर ओपन में लिख देंगे तो ई
ds हो गया cos थीटा। बस ये हो गया हमारा एंगल आई, सॉरी एंगल आई बोल रहा हूँ, इक्वेशन आई। cos थीटा, थीटा क्या है सर? अरे बेटा थीटा तो मैंने बोल रखा है, थीटा है ds जो एरिया की नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बीच में एंगल है ds, सॉरी थीटा, थीटा। ओके ओके चलो इतना हो गया। अभी क्या है, फ्रॉम कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q इज, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा है यार, इतना क्या सोच रहे हो, 1/4πε0, जितना चार्ज होगा Q बाय जितना डिस्टेंस होगा R², खत्म। इतना ही होता है ना इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इतना ही होता है। ये तो तुम 12th में भी पढ़ चुके हो, अभी भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना, बहुत चालाक बच्चे हो ना, या फिर शैतान हो यार तुम, चालाक हो। चलो फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर, फोर्थ पॉइंट भी क्लियर। फोर्थ पॉइंट में क्या किया देखो, मैं पहले से और एक बार बोल रहा हूँ, फास्ट क्या किए, एक इरेगुलर शेप ले लिए, उसमें एक पॉइंट चार्ज ले लिए, खत्म बात। सेकंड में क्या किए, वो जो पॉइंट चार्ज लिए उससे एक पॉइंट रिप्रेजेंट किए, पी पॉइंट सरफेस में, पी पॉइंट रिप्रेजेंट किए और उसके बीच का डिस्टेंस है आर। ऑल ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, उस पी पॉइंट के अराउंड एक सरफेस ले रहे हैं, ये देखो डायग्राम में, पी पॉइंट के अराउंड एक सरफेस लिए हैं और उस सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन ds वेक्टर और जो q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है e वेक्टर। ओके, और उसके बीच का जो एंगल है, उसके बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा ले रहे हैं। ओके चलो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया फ्लक्स निकालेंगे। चार्ज के लिए फ्लक्स निकलेगा ना, सरफेस से बाहर जा रहा है, सरफेस से बाहर जा रहे हैं, फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन थीटा निकलता। ओके ऑल ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर क्या हुआ, अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, 1/4πε∗r², 1/4πε∗r²। लेकिन ये वेक्टर है तो इसको हम आर कैप देना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता चला आर कैप दे दिए, आपको कैसे पता चला बताइए? अरे बेटा ये क्या दे रखा है, एलोंग ओपी, ओपी के एलोंग मतलब आर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए आर की डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में वही होगा कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। अगर आर की डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है तो ई भी तो इस तरफ जा रहा है ना, एलोंग ओपी, मतलब उसका भी डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं, जल्दी जल्दी। इसीलिए मैंने ले लिया आर कैप, सिंपल, खत्म बात। क्लियर, ईच एंड एवरी पॉइंट सिंप्लीफाइड हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ। ओके ठीक है। देखो बच्चों क्लास लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं एकदम छोटे छोटे पॉइंट में भी एक फोकस करके मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें दिक्कत ना आए करके, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर तुम्हें स्लो लग रहा है तो 1.25 या फिर 1.5 करके देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला ई है यहां पे पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला ई है यहां पे पुट कर लेंगे। देखो बाय पुटिंग पुटिंग इक्वेशन 2 ऑन इक्वेशन 1, ओके क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε∗r² इंटू डी एस कॉस थीटा। हो गया। सर आर कैप कहाँ गया, आर कैप कहाँ गया, अरे ये तो मैग्नीट्यूड होता है ना, अरे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू ई का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड का कुछ डायरेक्शन निकलता है क्या बच्चा? मैं बार बार मना करता हूँ पिताजी और मम्मी को कि क्लास कर रहा हूँ, थोड़ा अंदर मत आइए फिर भी चला आता है, चले चले आते हैं, कोई नहीं, इसीलिए कट करना पड़ा बीच में, ठीक है ना। कोई नहीं, पिताजी माताजी हैं उनको बोल भी नहीं सकते कुछ, कोई नहीं, ऑल ओके। चलो फिर से देखते हैं, देखो और एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और एक बार देखेंगे, ठीक है। देखो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे, ई वेक्टर का मॉड इंटू डी एस वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा रहता है ना बेटा। तो इसका कुछ, ये जो मॉड मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का कुछ डायरेक्शन रहता है क्या, बताओ जल्दी? नहीं रहता है।
तो इसीलिए यहाँ पे आर कैप नहीं लिखा, इसीलिए यहाँ पे आर कैप नहीं लिखा। देखो आर कैप है नहीं है, ठीक है ना। ओके, अभी ओके। ये अरे तुम क्रॉस समझोगे, नहीं नहीं तुम क्रॉस समझोगे, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। ऑल ओके। अभी अभी इसको थोड़ा तुम्हें क्रिटिकल चीज समझना पड़ेगा। क्यू, देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा चेंज नहीं। देखो बस क्यू को इसके ऊपर ले आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन हो गया नॉट, और आर स्क्वायर को इसके नीचे चला आया। देखो डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर। ओके सर ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों किए, देखो क्यों किया बेटा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख दिया अभी डी ओमेगा। अरे सर यही तो दिक्कत है, जहां भी पढ़ा है ये डी ओमेगा डायरेक्ट लिख देते हैं और इसका वैल्यू 4 पाई पुट कर देते हैं, समझ में नहीं आता कैसे, यही सोच रहे हो ना। अरे लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं इसको बताऊंगा क्यों 4 पाई होता है, थोड़ा सब्र रखो यार। देखो अभी ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल। 11th में जो फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हो, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट, ऐसा है कि नहीं, उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है ना, मतलब एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होता है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। देख लेना, थोड़ा चेक कर लेना अगर बिलीव नहीं हो रहा है। एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। मुझे बताओ ये एक एरिया है कि नहीं, डी एस कॉस थीटा एक एरिया है कि नहीं, मुझे बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। है ना बेटा, लेकिन सर कॉस थीटा कैसे एरिया हो गया। अरे देखो मैं समझाता हूं, अगर एक वेलोसिटी v है, इसका कंपोनेंट हम ले लिए v cos थीटा एंड एक हो गया v sin थीटा, ऑल ओके। तो इसमें क्या v sin थीटा एक वेलोसिटी नहीं है, ये v cos थीटा एक वेलोसिटी नहीं है, ये दूसरा कुछ क्वांटिटी हो गया क्या, नहीं ना, ये भी वेलोसिटी है। तो इसी तरह ds cos थीटा भी एरिया है, ds cos थीटा भी एरिया है। तो एरिया बाय आर स्क्वायर को हम लिख देंगे कि नहीं सॉलिड एंगल, बताओ जल्दी, ए बिडू बताना, बिडू हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो एरिया बाय आर स्क्वायर को लिख दिए सॉलिड एंगल, अभी समझ में आया ना। सॉलिड एंगल समझ में नहीं आया, सॉलिड एंगल क्या है यार, एक कोन, तुम आइसक्रीम जो खा रहे हो ये कोन है ना, ये सरफेस एरिया हो गया, और इसमें जो ये जो एंगल बन रहा है, एक ऐसे राउंड को एंगल बनेगा ना कोन के अंदर जैसे बनता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, ये जो सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस एरिया डिवाइड बाय ये जो रेडियस है उसके बीच का, मतलब क्या होता है उसको रेशियो बोलते हैं, उसके स्क्वायर का रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये जो एंगल बन गया। ओके ठीक है। अभी देखो ये तो बस छोटे सरफेस के लिए निकाल लेना। देखो ये बस इतने सरफेस के लिए निकला है फ्लक्स डी फाई, ये बस इतने सरफेस के लिए डी फाई निकला है कि नहीं। लेकिन हमें निकालना है पूरा, ये जो पूरा सरफेस इरेगुलर सरफेस है सबके लिए निकालना है। कैसे करेंगे, सबके लिए निकालना है, कैसे करेंगे सर, एक एक करके निकाले क्या, पॉइंट पॉइंट ऐसे छोटे छोटे सरफेस लेके बाद निकाले क्या, नहीं बुड़बक। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब वही तो होता है छोटे छोटे चीजों को ऐड करके निकालना। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन निकला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, देन यहां पे क्या था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू डी ओमेगा क्लोज सरफेस हो गया। तो इसको अगर अगर सारे सरफेस का, ये एक सरफेस का था, अभी इंटीग्रेशन ले ली तो क्या, ये सारे सरफेस का फ्लक्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं फाई ई, ऑल ओके। इसको देखो ये जो टर्म है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें कुछ वेरिएबल है क्या,
क्यू तो कांस्टेंट है प्लस क्यू, 4 तो 4 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 3.1 पर होता है, एप्सिलॉन नॉट पार्टिकुलर सरफेस के लिए सेम ही होता है, एप्सिलॉन नॉट पार्टिकुलर सरफेस के लिए सेम ही होता है। तो ये चारों चीज कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए, ऑल ओके। देन आ गया क्या, डी ओमेगा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, डी ओमेगा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, इसका वैल्यू क्या हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, किसी भी सरफेस के लिए ले लो, ये जो है ये क्या है, सॉलिड एंगल फॉर ए एंटायर क्लोज सरफेस, सॉलिड एंगल फॉर ए एंटायर क्लोज सरफेस है क्या, 4 पाई। अभी फाई ई, यहां से 4 पाई कैंसल आउट, तो फाई ई कितना निकला बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन निकला कि नहीं, अभी प्रूफ हो गया गॉस लॉ, तो अभी हम बिलीव करेंगे, अभी बिलीव करेंगे तो पुट करेंगे, है कि नहीं। इसका जो एप्लीकेशन करेंगे ना, उसी में यही फॉर्मूला पुट करके हमें यूज करना पड़ेगा, ओके। चलो फिर, लेकिन सर आपने झूठ बोल दिया, 4 पाई के बारे में बताया नहीं, यही सोच रहे हो, अरे देखो बता रहा हूं, ये देखो सरफेस है, देखो देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सरफेस में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, डी ओमेगा हो गया। तो ऐसे करके ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से ही ऐसे करके राउंड करके बहुत सारे हो जाएंगे कि नहीं, एकदम स्पीयर जैसा बन जाएंगे, फाइनल में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट ये सेंटर में रहेगा, ये ओ पॉइंट सेंटर में रहेगा, और ऐसे करके ये एक स्पीयर बन जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ। स्पीयर बन गया, अभी बताओ, सॉलिड एंगल स्पीयर बन गया तो सॉलिड एंगल फॉर्मूला क्या हो गया, क्या है, सरफेस एरिया, मतलब एरिया ले लो, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला मैंने बताया है, ये देखो ये फॉर्मूला तो अभी डिराइव नहीं करूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम गूगल में सर्च कर सकते हो, या फिर तुम 11th की नोट्स देख सकते हो किसी बच्चे का, या फिर तुम्हारा खुद का है तो ठीक है ना। तो अभी देखो ये फॉर्मूला हमारा होता है सॉलिड एंगल का, लेकिन हमें टोटल सरफेस के लिए निकालना पड़ता है, और ये छोटे छोटे टोटल सरफेस को निकाल के हमें पता लग गया कि ये एक पूरा एक होलो स्पीयर हो रहा है, एक होलो स्पीयर हो रहा है कि नहीं। तो होलो स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, रेडियस का स्क्वायर ही है, तो डिवाइड में रेडियस का स्क्वायर है, आर स्क्वायर कैंसल आउट, 4 पाई निकल के आ गया ओमेगा का वैल्यू, और ये हो गया, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी ओमेगा इंटीग्रेशन इक्वल टू ओमेगा ही निकलेगा, और उसका वैल्यू 4 पाई, यहां से लेके मैं यहां पे पुट कर दिया। अभी क्लियर कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है यार, बस समझाने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। देखो बच्चों, ये जो तुम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर तुम्हें लाइन बाय लाइन तुम्हें याद भी नहीं है ना, बस तुम कैलकुलेशन करके रख लो, तुम्हें मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा लाइन बाय लाइन जैसे कि मैंने नोट्स में लिखाया अभी, ये सब लाइन बाय लाइन तुम्हें लिखना नहीं है, बस तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो बस लिख लो, ठीक है ना। जैसे इरेगुलर सरफेस लेना है, उसमें एक चार्ज रखना है, और एक पॉइंट लेना है सरफेस में, उसके अराउंड एक सरफेस निकालना है जिसको डीएस लेना है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें लिख लो बस, पूरा एक्यूरेट लिखना नहीं है। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं है, बस तुम्हें जो समझ में आ रहा है उसको लिखो। और ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया ना, और एक बार देखो, इतना गारंटी है पक्का समझ में आ जाएगा, इससे सिंपल डेरिवेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, आई होप, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया। उसके बाद एक स्पेशल केस है, क्या, इफ देयर आर सेवरल चार्जेस, अगर अगर एक चार्जेस था, अगर अभी क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 हो गया, Q2 हो गया, -Q3 हो गया, Q4 हो गया, तो क्या करेंगे, उसके टाइम क्या हो, इस टाइम क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, और मल्टीप्लाई में 1/एप्सिलॉन, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन समेसन ऑफ क्यू, जितना चार्जेस हो गए उसका समेसन। सर माइनस माइनस कैसे हुआ, समेसन मतलब तो ऐड होना चाहिए ना। अरे नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या बोला था मैंने, नेगेटिव चार्जेस के लिए अंदर आता है फ्लक्स, तो अंदर आए तो माइनस नहीं होगा क्या, प्लस बाहर अंदर, मतलब प्लस के लिए बाहर, माइनस के लिए अंदर, ये दोनों देखो ओपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस में लेंगे ना उसको, माइनस में लेंगे ना वीडू, बता ना वीडू, बता बता, हाँ ना, ठीक है चलो। तो
ये हो गया तुम्हारा अगर कुछ एक से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास चार्जेस है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखो, फॉर पॉजिटिव चार्ज द फ्लक्स विल बी आउटवर्ड हेंस पॉजिटिव, मतलब फ्लक्स पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना। जैसे कि फाई ई इक्वल टू हो गया Q1/ε0। अगर नेगेटिव चार्जेस है तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू माइनस Q3 था ना, Q3/ε0। ये हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के लिए। बताओ कैसा लगा? इतना सिंप्लीफाइड हुए में पहले कभी समझे थे? समझे थे क्या? ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने समझाया। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? और हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है एंड तुम्हें फील हो रहा है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला जो कि हमें क्लास में नहीं, मतलब अपने कॉलेज में नहीं सीखने को मिला था, देन प्लीज़ अपने सारे ग्रेजुएशन के दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कर लेना। और तुम्हें अगर फिजिक्स के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है देन प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को विजिट करना। फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस विजिट करो। उसमें मैं छोटे छोटे रील्स डालते रहता हूँ। वो लड़कियों के डांस के वीडियो देखने से अच्छा तो ये देख लो ना, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बस वो रील्स खत्म होने तक मतलब एन्जॉयमेंट मिलेगा। लेकिन अगर फिजिक्स समझ लोगे तो तुम्हें आगे भी काम आएगा। कभी तुम्हारे 12th के बच्चे अगर तुम्हारे कोई जूनियर तुम्हें पूछ ले, भैया भैया आप तो फिजिक्स ऑनर्स में हो, ये बताओ ना कैसा हो रहा है, नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? अभी उस टाइम तुम नाचने लगोगे क्या? नहीं ना, तुम्हें फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम फिजिक्स को चुन लिए हो। तो इसी वजह से वो सब देखना छोड़ो, ठीक है ना। इसी मुझे फॉलो फॉलो करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्लीज़ जाके विजिट करो और फिजिक्स का जो मैं छोटे छोटे रील्स डालता हूँ उसको ज़रूर देखना, ठीक है ना। और डाउट अगर पूछना है भी वहीं पे मैसेज कर सकते हो, पब्लिक अकाउंट है, फ्रीली मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर देखो, एक पर्सन को सारी चीज़ पता नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मुझे कुछ पता नहीं होगा ना, मैं कहीं पे भी सर्च करके, गूगल से सर्च करके, किसी दोस्त से पूछ के या फिर अपने कुछ कोई टीचर से पूछ के बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। एक पर्सन को सब चीज़ नहीं आता, मैं भी मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं आ रहा है, मैं उसको सीखने की कोशिश करूंगा और सीख के तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, इतना गारंटी है। तो इसीलिए आज इतना ही। नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन लेंगे जो प्लेन सीड है और सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए और स्पेरिकल सरफेस के लिए, ये तीनों एप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।